हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को पता है कि मार्च में आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स की भी और सीबीएसई स्टूडेंट्स की भी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स डिस्कस किया था। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो देख सकते हो। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं फिजिक्स के, और आज जो मैं करने वाला हूं केमिस्ट्री के, उसमें से 90% ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन विच सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केमिकल चेंजेस किसको कहते हैं। जब भी दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाए तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है कि जहां पे हम केमिकल चेंजेस को देखते हैं। जैसे कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है समर के टाइम पे, बिकॉज समर के टाइम पे हाई टेम्परेचर होता है और मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम आयरन के सब्सटेंसेस के ऊपर कोरोजन देखते हैं। आयरन जो है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जिसको कोरोजन कहते हैं, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस का पार्ट हुआ। ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो जाती है यानी कि सड़ जाती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज। हम फूड को कुक करते हैं, वो हमारा फूड स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो केमिकल प्रोसेसेस हैं यानी कि केमिकल चेंजेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कोरोजन, उसके इफेक्ट्स और उसके एग्जांपल्स। कोरोजन को कहा जाता है एक्चुअल में रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोगों ने देखा होगा कि आयरन जो ग्रे कलर का होता है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। वो जो लेयर बनती है उसका रीजन ये है कि जब भी आयरन ऑक्सीजन या तो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो रिएक्ट करेगा उसके साथ और एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनाएगा जिसको हम Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन के साथ साथ दूसरे मेटल्स के ऊपर भी हम कोरोजन देखते हैं। जैसे कि कॉपर के ऊपर जो है एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज वो एसिड मॉइस्चर या तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कोरोजन की वजह से क्या होता है कि जो हम आपने देखा होगा कि ब्रिजेस बनाने के लिए हम आयरन का यूज करते हैं, मेटल्स का यूज करते हैं। कार की बॉडीज जो है वो मेटल की बनती है। आयरन के रेलिंग्स हमारे घर में होते हैं, शिप्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हम मेटल्स को यूज करते हैं। अब उसके ऊपर कोरोजन होगा तो उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, वो ब्रिज गिर सकता है, वो कार की बॉडी कोलैप्स हो सकती है, रेलवे लाइंस खराब हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कोरोजन जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम है और कोरोजन से बचने के लिए हम बहुत सारी चीजें उसके ऊपर ऐड करते हैं। मेटल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप की कोटिंग करते हैं जिसको गैल्वेनाइजिंग भी कहा जाता है। कई बार हम पेंटिंग करते हैं। तो उन सारी चीजों का यूज करके हम कोरोजन से मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि रेंसिडिटी क्या है। जैसे हमने देखा कि कोरोजन के वक्त क्या होता है, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, मेटल ऑक्सीडाइज्ड होके कोरोड हो जाता है। जब सेम ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर फूड के साथ होता है तो उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बात कहे तो इसको कहा जाता है कि फूड जो है वो सड़ गया है, वो अब खाने लायक बचा नहीं है, उसमें से बैड स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो फूड के अंदर जो फैट या तो ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं जो चिप्स के पैकेट्स के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स के जो पैकेट्स वो बहुत बड़े होते हैं, उसके अंदर
हम ऐसा कहते हैं कि एयर फील्ड है। एयर की जगह पे एक्चुअल में वहां पे नाइट्रोजन गैस को फील किया जाता है टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कई बार हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक करके रखते हैं। नाइट्रोजन पैकेजिंग जैसे मैंने बात किया वो यूज किया जाता है एसिडिटी से बचने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गिव कॉमन प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड इंडिकेटर्स फॉर इट्स टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें बतानी है और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसी भी एसिड और बेस की। तो एसिड्स जो है उनका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है, दे आर सॉर इन टेस्ट। वो जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जबकि अगर हम बेसिस की बात करें तो उनका टेस्ट बिटर होता है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। हम उनके कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट की बात करें तो हम वहां पे लिटमस को यूज करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। कई बार हम टर्मरिक को भी यूज करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो आपके क्लोथ्स के ऊपर अगर टर्मरिक के दाग लग चुके हैं। आपने देखा होगा कि हम कई बार खाना खाते हैं तो खाना जो है हमारे कपड़ों के ऊपर गिर चुका है, तो उसके अंदर हमारे फूड के अंदर टर्मरिक कई बार हम यूज करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसको वॉशिंग पाउडर के साथ मिक्स करते हैं उस क्लोथ को, तो वो जो येलो कलर के दाग है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेडिश ब्राउन में। एक्चुअल में जो वॉशिंग पाउडर है वो क्या होता है, बेस होता है। दैट मीन्स टर्मरिक अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका येलो कलर जो है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम टर्मरिक का यूज करके भी बता सकते हैं कि हाँ या यहाँ पे जो है वॉशिंग पाउडर क्या है, हमारा बेस है। कई बार हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी यूज करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। जैसे कि फिनोफ्थेलिन को यूज किया जाता है। फिनोफ्थेलिन अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस सॉल्यूशन का जो है कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम लिटमस सॉल्यूशन, फिर हमारे पास हो गया टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन। ये सारे इंडिकेटर्स जो है हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या तो बेस है। फिर पूछा है गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। ये पीएच रेंज में सर्वाइवल जो है वो इजी रहता है। अगर इससे कम पीएच हुआ या इससे ज्यादा पीएच हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब एसिड रेन होती है तो उसका पीएच चला जाता है लेस देन 5.6, इसलिए वो हमारी बॉडी को हार्म करती है। साथ साथ में अगर वो एसिड रेन रिवर में उसके साथ मिक्स हो जाती है तो रिवर वाटर का भी पीएच कम हो जाएगा और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका भी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमें पीएच के बारे में लिखना है फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे स्टमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। उसका काम होता है कि हमारे फूड के साथ मान लो कि बैक्टीरिया अंदर आ चुका है तो वो उसको किल कर दे, उसको मार दे और हम बीमार ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि लार्ज अमाउंट में एसिड हमारे स्टमक में रिलीज हो जाता है जिसको हम कहते हैं एसिडिटी, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है हमारे स्टमक में। तो जब लार्ज अमाउंट में एसिड हमारे स्टमक के अंदर आ जाता है तो उस केस में हम एंट एसिड्स को यूज करते हैं। एंट एसिड्स का मतलब क्या हुआ, बेसिस। बिकॉज हमें पता है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम कई बार देखते हैं कि इनो कंज्यूम करते हैं जब एसिडिटी हो जाती है। वो इनो के अंदर एक्चुअल में बेस होता है और वो बेस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से पीएच जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम बेस को यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने। फिर इंपॉर्टेंट रोल पीएच का भी होता है टूथ डीके में, यानी कि दांत हमारे सड़ जाते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है
अगर पीएच की वैल्यू चेंज हो जाए। कब हमारे दांत सड़ने लगते हैं? तो जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो कोरोजन स्टार्ट हो जाता है हमारे टीथ का। हमारा जो टीथ का इनेमल है वो बना है बहुत हार्ड सब्सटेंस से, जिसको कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो वाटर के साथ कभी भी कोरोड नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो गया तो कोरोजन स्टार्ट हो। क्यों कम हो जाएगा हमारे माउथ का पीएच? मान लो अगर हम बहुत ज्यादा शुगर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हमारे टीथ को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो पर्टिकुलर शुगर है उसका ब्रेक डाउन होता है। शुगर के ब्रेक डाउन के साथ साथ हमारे टीथ का ब्रेक डाउन भी स्टार्ट हो जाता है जब हम बहुत ही ज्यादा शुगर और ऐसी चीजें खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्वीट हो। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्वीट सब्सटेंसेस नहीं खाने चाहिए, उसकी वजह से हमारे दांत खराब हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारे टीथ के आसपास वाले रीजन में एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट जो होने लगता है, यानी कि फॉर्म होने लगता है बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, और बाद में टूथ डीके जो है वो स्टार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन एंड उसके यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है जब स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करे तो ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प जो है उसका ब्लीचिंग करने के लिए पेपर इंडस्ट्री के अंदर, और साथ साथ में लॉन्ड्री के अंदर हमारे क्लोथ्स को जो है वॉश करने के लिए। उसको केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। साथ साथ में जो है जर्म्स को किल करने के लिए, जो वाटर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं या दूसरे जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन एंड यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है जिप्सम में से। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको हम हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उस केस में क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही बचता है CaSO4 के साथ, और उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। इसका जो यूज है वो डॉक्टर्स करते हैं हमारे फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। साथ साथ में ये यूज किया जाता है टॉयज को बनाने के लिए, डेकोरेशन वाली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और किसी भी सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। चलो चैप्टर नंबर 4 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो एक टाइप का अल्कोहल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। इसको अल्कोहल कहा जाता है और ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर ही वैसे प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को हम मिक्स कर सकते हैं, उससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन, यानी कि आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। कफ सिरप में इसका यूज किया जाता है, बहुत सारे टॉनिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये जो इथेनॉल है वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है। इसको अगर हम लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो ड्रंकेननेस हो सकती है। साथ साथ में प्योर इथेनॉल जो है वो हमारे बॉडी के लिए लीथल होता है, यानी कि हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज उससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने प्योर अल्कोहल को कंज्यूम किया। नेक्स्ट वैसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहा जाता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक पार्ट है। अगर
हम वाटर के अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड को मिक्स करते हैं। ये आप लोगों को बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 5 to 8% एसिटिक एसिड को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो उसको हम कहते हैं विनेगर, जो एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है जो पिकल्स के अंदर यूज किया जाता है। पिकल्स यानी कि अचार बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 290 केल्विन होता है। जब ये इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है तो उसको कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये भी आप लोगों को 1 मार्क में पूछा जाने वाला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखने की जरूरत। फिर पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर में से एक क्वेश्चन कि क्यों हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। तो एक सिंपल सी चीज है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो वहां पे दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जब भी और दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और हमें पता होना चाहिए कि जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है वहां पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर हमें एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम कंटेनर को टच करेंगे तो वहां पे हमें वार्म फील होगा, हमें वो गर्म लगेगा। वहां पे रिएक्शन इस फॉर्म में होता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो स्लिक्ड लाइम प्लस हीट वहां से रिलीज होगी। नेक्स्ट 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 1 में से पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। मतलब कि हम वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट हो जाता है। ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में पूछा जाता है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हमारे पास एक प्लास्टिक का मग है, उसके नीचे हम 2 होल्स क्रिएट करते हैं, वहां से हम ग्रेफाइट के रॉड्स को पास करते हैं। एक एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के साथ, दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, और हमारे पास इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे नेगेटिव आयन वाली गैस बनेगी यानी कि ऑक्सीजन। जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे पॉजिटिव आयन वाली गैस यानी कि हाइड्रोजन बनेगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है पूरा का पूरा पार्ट। हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो हमेशा आपको डबल मिलेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये आपको पूछा जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 2:1। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन अगर इसमें पूछा गया तो। नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब आयंस एक्सचेंज होते हैं दो कंपाउंड्स के बीच में तो उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है। हमें पता है कि बेरियम पॉजिटिव आयन बनाता है, सल्फेट नेगेटिव है। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो अगर ये वाला बेरियम ये वाले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे और ये वाला सोडियम ये वाले सल्फेट के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पे 2 आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बनेगा बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ साथ में इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज बेरियम सल्फेट जो यहाँ पे बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है, और सॉलिड स्टेट में बनने वाले प्रोडक्ट को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। दैट मीन्स इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे।
ये जो पीपीटी यहाँ पे बनती है वो व्हाइट कलर में होती है। ये अगेन 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग ये याद रखें। अब बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को कई बार पूछ सकते हैं। एक्चुअल में ये पूरा आपको नहीं पूछा जाएगा, इसमें से कोई भी एक चीज आप लोगों को 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ये पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है आप लोगों को। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे आप देखोगे तो ये एसिड्स हैं ऊपर के 4 और नीचे के 5 जो है वो बेसिस हैं, वो आपको दिए हुए हैं। वो जब लिटमस के साथ रिएक्ट करेंगे रेड लिटमस के साथ तो क्या होगा, ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो दिया हुआ है। फिनोफ्थैलिन के साथ मिथाइल ऑरेंज के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। सो ये टेस्ट जो है 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, तो ये आप लोगों को जस्ट एक बार रीड करने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। पूरा का पूरा टेबल कभी आप लोगों को पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेन ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर एसिडिक विथ एन एग्जांपल। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं बिकॉज हमें पता है कि H2SO4 की हम बात करें, HCl, HNO3, ये सब एसिड्स हैं। इनमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो पास हो जाएगी और बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, दैट इज C6H12O6, एल्कोहल की बात करूं जैसे कि मिथेनॉल है या तो इथेनॉल है, उन सब के अंदर भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है लेकिन वो एसिडिक नहीं होते हैं। इसका हम ये एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 आयरन के नेल्स लिए हैं, उसको रबर कॉर्क के साथ प्लेस किया हुआ है और हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को लिया है। ये एक सर्किट के साथ कनेक्टेड। जब भी हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, HCl। HCl जो है वो H प्लस आयंस को रिलीज करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर अगर यहाँ पे इस बीकर के अंदर मान लो कि मैं ग्लूकोज को लूं या तो मैं एल्कोहल को लूं क्योंकि उसके अंदर भी H तो है ही, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ना तो अल्कोहल करेगा ना ही ग्लूकोज करेगा बिकॉज वहां पे H प्लस आयन रिलीज नहीं होता। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ये भी अगेन आपको 1 मार्क्स में अलग से पूछा जा सकता है। तो अगर ये आपको एक्टिविटी के फॉर्म में पूछेंगे तो 4 मार्क्स में पूछेंगे, अदरवाइज गिव रीजन के फॉर्म में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या तो इवन 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक नहीं होते हैं बिकॉज वो H प्लस आयन को रिलीज नहीं करते। एग्जाम्पल इज ग्लूकोज एंड एल्कोहल। नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन और यूजेस देखने हैं वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड नहीं आएगा, सोडियम कार्बोनेट आएगा, यहाँ पे एक चेंज करना। ये कब फॉर्म होता है, तो जब NaCl, H2O, CO2 और NH3 यानी कि अमोनिया ये सब रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaCO3 का फॉर्मेशन होता है। जब ये बेकिंग सोडा को फर्दर हीट किया जाता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये Na2CO3 के साथ जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा। अब इसके यूजेस की बात करें तो ये ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है और बोरेक्स बनाने के लिए भी इसको हम यूज। नेक्स्ट पूछा है हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें याद रखने हैं, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड।
हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बारे में दिया हुआ है, आप लोगों को जिंक ऑक्साइड के बारे में टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रिएक्शंस आप लोगों को याद रखने हैं। नीचे वाला पार्ट आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। फिर हमें पूछा है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विथ ऑक्सीजन। सारे के सारे मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते, कुछ बहुत फास्ट और विगरसली करते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करेंगे और तुरंत ही आग पकड़ ले। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर प्लेस करके रखते हैं, बिकॉज केरोसिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से मेटल को। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करती है। आयरन जो है वो हीटिंग पे बर्न नहीं होता है, लेकिन जब हम आयरन फिलिंग्स को बर्न करेंगे तो वो विगरसली रिएक्ट। कॉपर भी इजीली बर्न नहीं होता है, जब हम उसको ऑक्सीडाइज करवाने का ट्राई करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। और सिल्वर और गोल्ड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते। फिर चैप्टर नंबर 3 में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन क्या। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को, मेटल के ओर को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ हीट करें, जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, तो उसको कहा जाता है रोस्टिंग। जब हम मेटल के ओर को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो उसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हीट किया, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे रोस्टिंग कर दिया, यानी कि सेक दिया। जैसे पापड़ को सेकते हैं वैसे हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस पर्टिकुलर मेटल के ओर को रोस्ट कर दिया। जब हम उसको हीट करेंगे एयर के बिना तो उसको हम कहेंगे कैल्सिनेशन। तो वहां पे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे रिलीज होते हैं। ठीक है, ये वाला भी आपको एक रिडक्शन प्रोसेस दिया है कि फर्दर हमें ये रिएक्शन में से मेटल को ऑब्टेन करना है। जिंक ऑक्साइड को हमने रिड्यूस करवाया कार्बन के प्रेजेंस में, जिसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। जब यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के रिडक्शन किया जाता है तो वो स्मेल्टिंग वाला रिएक्शन है, जिसकी वजह से बाद में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमें पूछा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे इम्प्योर मेटल का जो ओर है उसमें से प्योर मेटल को ऑब्टेन किया। हम एक कंटेनर लेते हैं, हमारे पास दो मेटल के रॉड्स होते हैं, एक होता है एनोड जिसके ऊपर इम्प्योर मेटल को यूज करते हैं, एक होता है कैथोड जिसमें हम प्योर मेटल को यूज करते हैं और उसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी और की के साथ। जब हम उसमें से करंट को पास करवाते हैं तो उस केस में एनोड के साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि मड हो गया, क्ले हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती है। उन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। इसकी जो थिकनेस है एनोड की वो रिड्यूस होती जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, कैथोड के ऊपर हमारे पास प्योर कॉपर है। इसकी थिकनेस रिड्यूस होती जाएगी और कॉपर के आयंस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे और एक टाइम के बाद कैथोड के ऊपर हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको लास्ट ईयर
2023 वाली एग्जाम में पूछा गया था। फिर पूछा है एलॉयज क्या होते हैं। जब हम किसी भी दो मेटल को या तो एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, जिसकी प्रॉपर्टी या तो ना तो मेटल वाली होती है ना तो नॉन मेटल वाली होती है, हम अपने अकॉर्डिंग डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना लेते हैं मिक्स करने के बाद, उनको कहा जाता है एलॉयज। बहुत सारे एलॉयज होते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। ये जो एलॉयज का एग्जांपल है वो आपको अलग से 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। शोल्डर जो है वो भी लेड और टिन का एलॉय होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करनी। फिर पूछा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन जब कंबाइन होते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। उनके साथ अगर हम कोई दूसरा हेट्रो एटम ऐड कर दें, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है या तो ऑक्सीजन है और ऐड कर देते हैं, तो उससे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि Cl और Br जो है वो हेलो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। अगर हम कार्बन की चेन के साथ OH लगा देते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है। कार्बन की चेन के साथ CHO लगा दे तो एल्डिहाइड। उस कार्बन की चेन के साथ CO को ऐड करे तो कीटोन। वो चेन के साथ COOH को ऐड करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को याद करने हैं। अब हमें कार्बन के कंबशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखने। जब भी कोई कार्बन का सब्सटेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट तो फॉर्म होंगे ही। जब मीथेन का हम कंबशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट निकलती है। जब हम इथेनॉल का हीटिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी निकलेंगी ही। तो कंबशन रिएक्शन में हीट और लाइट निकलने ही वाले हैं। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में देखोगे तो CO2 आएगा ही। सेकंड और थर्ड केस में H2O निकलता है। फिर कार्बन और कंपाउंड्स के हमें एडिशन रिएक्शन देखने हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और सिंगल बॉन्ड वहां पे बन जाता है, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा। उस केस में हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिसकी वजह से अल्कीन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन्स में। इवन अल्काइंस जो है वो भी अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये रिएक्शन को यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसमें से 1 मार्कर्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विथ एग्जांपल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं जिसकी वजह से उसका ब्रेक डाउन होता है और मल्टीपल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4 को हीट करेंगे तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 नाम की गैस रिलीज होगी। ये जो गैस है SO2 वो ब्राउन कलर की होती है। मोस्ट IMP क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, तो ये पार्ट आप लोगों को ऐसे याद रखने की जरूरत। फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन हमें देखने हैं बेसिस के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस जो 4 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं।
इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH, Cl2 और H2 का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। जब यहाँ पे ये दोनों के दोनों गैसेस निकलते हैं तो उस केस में वहां पे इसके यूजेस पूछे जाते हैं आप लोगों को एग्जाम में, जैसे कि Cl2 गैस जो बनी वो यूज की जाती है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में, PVCs, डिसइंफेक्टेंट, CFCs बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस को हम जो है फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज में कर सकते हैं। कॉस्टिक सोडा जो हमें मिला यहाँ पे, उसको सोप, डिटर्जेंट, पेपर्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए हम यूज में ले सकते हैं। फिर हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों बहुत ही हाई होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, मॉल्टन स्टेट में करेंगे। ये वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं लेकिन पेट्रोल और केरोसिन के साथ सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ऑब्जर्वेशंस आप लोग याद रख लोगे तो आप लोगों के लिए इनफ रहेगा, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं ये पूछा गया। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जहां पे 2 एटम सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे तो उनको कहा जाता है सिंगल कोवालेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों 1 एटम शेयर कर रहे हैं तो सिंगल कोवालेंट बॉन्ड। जब ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं और O2 का फॉर्मेशन करता है वो डबल कोवालेंट बॉन्ड है। जब N2 बनता है वहां पे नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको कहते हैं हम ट्रिपल कोवालेंट। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, 4 मार्क्स का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कार्बन वर्सेटाइल है, तो 2 प्रॉपर्टीज की वजह से। फर्स्ट प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना के जो है लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को बना सकता है। वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, लॉन्ग कार्बन की चेन भी बना सकता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तो उसको कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी को कहा जाता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास वैलेंसी है 4, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि सल्फर है, नाइट्रोजन है, उन सब के साथ रिएक्ट करके वेरियस कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी एंड टेट्रावैलेंसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है एस्टरिफिकेशन प्रोसेस और सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। कब होता है, तो जब इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कैटालिस्ट के फॉर्म में H2SO4 प्रेजेंट होता है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जब ये एस्टर को वाटर के साथ और NaOH के साथ हम रिएक्ट करते, तो जब उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं तो वापस से उसका उल्टा हो गया, मतलब कि वापस से इथेनॉल और एसिटिक एसिड मिल गया, तो उसको हम सेपोनिफिकेशन प्रोसेस। ये 2 नीचे वाले पार्ट आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज माइसेल फॉर्मेशन, जिसको क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप भी कहा जाता है। कोई भी सोप का स्ट्रक्चर जो है वो 2 पार्ट का होता है,
एक होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन और उसके ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसका हेड। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है हाइड्रोकार्बन की चेन वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये कभी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं। अगर ये पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो हमारे क्लोथ्स के साथ ऑयल या तो डर्ट मिक्स हो चुका है उसके साथ। फिर ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर अट्रैक्टिंग हेड होता है। ये पार्ट हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक पार्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, दूसरा पार्ट ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, और जब हम हमारे क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो ऑयल और डर्ट जो है वो निकल जाते हैं। इस तरीके से जो क्लस्टर बनता है उस क्लस्टर को माइसेल कहते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर से डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।